तो ऐसे में इस नए वर्ष में अगर हम बात करें कि किसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, लाभ उसी को होगा इस वर्ष जो इथिकल रहेगा, जो अपने कामों में फेक नहीं, दुराचार नहीं। अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें या फिर अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, तो ये वर्ष कैसा रहने वाला है लोगों के लिए? ये वर्ष फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ये आपके जरिए ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये साल राशि अनुसार अगर हम देखें तो कैसा रहने वाला है लोगों के लिए? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि राशि अनुसार समय कैसा रहने वाला है। ओके, तो अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ लग्न की, लग्न कौन सा है और उस लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं अब जो नया वर्ष है? बिल्कुल, इस वक्त जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 6:52 सुबह के जो हमारी कुंडली बन के आती है, उस कुंडली में तो ये पर्टिकुलर राशि अनुसार हमें कैसा किसके साथ बिहेवियर करना चाहिए, राइट? नहीं, अच्छा। वो मैं आपको आज जनरल बिहेवियर बता रही हूँ। ओके। अब हम बात करते कर्क राशि की। तो कर्क राशि के इस वक्त 12वें घर में गुरु पढ़ रहे हैं। तो अगर वो अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, उनकी वाणी वो जो भी बोले सच हो, तो उसके लिए उनको गुरु मंत्र का उपाय करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हो कि इतना कुछ चेंजेस होंगे राशियों में, तो क्या कोई रेमेडी भी है जो इनकी हेल्प करेगी? देखिए, सभी राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ी रेमेडी मैं दे रही हूँ, गणपति साधना। ओके। तो गणपति साधना आपको कैसे करनी है? तो अगर मैं वार्निंग की बात करूं कि सबसे बड़ी वार्निंग आप क्या देना चाहोगे इस साल के लिए 2026? हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आज का ये पॉडकास्ट हम नव वर्ष पर स्पेशल लेकर आए हैं, क्योंकि सनातन हिंदू नव वर्ष जो शुरू होता है वो चैत्र नवरात्र की शुक्ल की प्रतिपदा से होता है, राइट? और इस दिन ये इतना खास क्यों है? क्यों इसी दिन हम नया वर्ष शुरू करते हैं? क्यों हिंदुओं ने अपना नव वर्ष इस दिन को चुना? इस विषय में भी आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा ये वर्ष कैसा जाने वाला है। जो प्रेडिक्शंस अभी तक हुए हैं उनको आपने समझा, लेकिन अब जो आगे प्रेडिक्ट होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, किन चीजों का ध्यान रखकर आप इस साल सबसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, वो कौन सा गोल्डन रूल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है इस वर्ष। खास तौर से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज की, हम आपको बता दें, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, रिंकू अग्रवाल जी। उन्होंने सबसे मेन पॉइंट बताया है, मैं यहां रिवील नहीं करूंगी, आपको उसके लिए पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको समझ लिया तो ये पूरा साल आपका, जो अब ये वर्ष का जो भी महीने बचे हैं, वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं और बहुत सारा लाभ आप उनसे ले सकते हैं अपने ही ग्रह नक्षत्रों से। कैसे? आइए ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनिए। हम देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका STS में। और क्योंकि आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो पहले इंजीनियर हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर हैं और उसके बाद वास्तु कंसल्टेंट भी, तो इतना सारा ये नॉलेज जो आपने गेन किया है, आज हम आपके थ्रू अपनी ऑडियंस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे समझते हैं, ठीक है, हम ये भी जानेंगे। हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, क्योंकि जो नववर्ष होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो चैत्र नवरात्र से शुरू होता है, ठीक है? तो इस समय क्या क्या चेंजेस होते हैं ग्रह नक्षत्र में और ये कितना खास है सनातन के लिए और हिंदुत्व में विश्वास रखने वालों के लिए? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और सबसे पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि चूँकि मैं इंजीनियर हूँ, इसके लिए मुझे किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझने की समझ मिली। उसके वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, उन सबको बहुत तुरंत ही समझ लेती हूँ और बहुत गहराई से समझने की कोशिश भी करती हूँ और समझ भी लेती हूँ। तो इंजीनियरिंग मतलब पढ़ाई ने मुझे एक ये प्रॉस्पेक्ट दिया
कि आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सको। हम्म। अब मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि मैं पिछले 6 साल से भी ज़्यादा से इस फील्ड में हूँ और लोगों की मदद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मदद करना अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपने पूछा कि चैत्र नवरात्रा या चैत्र शुक्ल पक्ष में जो प्रतिपदा होती है वो इतनी ज़रूरी क्यों है, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बात ये है कि जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है उसी दिन हमारे देश में, हिंदुओं के देश में, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, राम नवरात्रि, इस अनेक नामों से अलग अलग रीजन में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं इस दिन। और इन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, नव वर्ष को सेलिब्रेट करना। कैसे नव वर्ष सेलिब्रेट करें नवरात्रि के थ्रू? तो नवरात्रि आपको आध्यात्मिक, आपके अपने क्वालिटीज़ को इंक्रीज करने में मदद करता, आपका अध्यात्म, आपका ज्ञान, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों में नवरात्रि आपको मदद करती है। इस समय आप अपने चक्रों को बैलेंस भी कर सकते हैं, जिनको कि हम एनर्जी चक्र बोलते हैं या एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं। हमारे शरीर में जो एनर्जी पॉइंट्स है वो ये होते हैं। अब बात रहे कि उसी दिन क्यों मनाया जाता, तो इस वर्ष का चैत्र जो प्रतिपदा है वो 6:52 मॉर्निंग के स्टार्ट हो रही है। तो उसी दिन गुड़ी पड़वा, उगाड़ी और चैत्री नवरात्रि का आरंभ होगा। अब ये क्यों करना है, क्यों इसी दिन मनाया गया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो रहेगा हमारा। तो ये इसी दिन इसलिए मनाया गया, सबसे पहले तो हमारे श्री राम जो हैं वो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब इस वक्त वापस आए अयोध्या, तो उनका राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। इसी दिन हमारे जो विक्रम संवत जिनके नाम से चलता है, राजा विक्रमादित्य, वो भी हम चैत्र नवरात्रि, चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की इसी दिन उनका भी राज्याभिषेक हुआ था। और ये जो संवत्सर चल रहा है वो विक्रम राजा के ही नाम से चल रहा है। उसके बाद जो हमारा सतयुग का जो आरंभ हुआ था वो भी चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही हुआ था। उसके बाद आदि सुंदरी शक्ति से के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी चैत्र नववर्ष पर ही आरंभ करी थी। उसी दिन शिव जी संहारकर्ता बने थे और विष्णु जी पालनकर्ता बने थे। अच्छा। हमारे जो गौतम ऋषि, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, गौतम ऋषि ने हमारे न्याय सूत्र की रचना करी थी। न्याय सूत्र वो 6 जो ग्रंथ हैं हमारे, षट ग्रंथ जिनको हम बोलते हैं, उसमें से न्याय सूत्र एक ग्रंथ है। उसकी रचना ऋषि गौतम ने करी थी। और गौतम ऋषि चलते फिरते भी हमेशा अध्यात्म में, चिंतन में, इसी चीज में खोए रहते थे। उन्हें ये जो ब्रह्मा का संसार बनाया है उसमें कोई रुचि नहीं थी, ना उन्हें आसपास कुछ पता होता था। अच्छा। तो एक बार गौतम ऋषि चले जा रहे थे अपने चिंतन में डूबे हुए और वो कुएं में गिर पड़े। तो देवताओं ने सोचा कि ये घटना फिर से नहीं होना चाहिए, दोबारा गौतम ऋषि के साथ नहीं होना चाहिए। तो गौतम ऋषि को पैरों में भी देखने की शक्ति दे दी गई। अच्छा। इसलिए उनको अक्षपाद भी कहा जाता है। तो गौतम ऋषि का जन्मदिन भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही पड़ता है। तो बहुत से कारण हैं कि हम इसको नववर्ष माने, क्योंकि हमारे जो भी नववर्ष होता। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब फागुन का महीना आता है, चैत्र का महीना आता है, सूर्य भी चमकना शुरू होता है जो कि बहुत ठंडा होता है। अब वापस उसमें एक चेतना, समझ लो आप, चेतना सी आती है। सब फूल और फल खिलने लगते हैं, पेड़ों पे नई नई पत्तियां आती, तो इसे नया वर्ष क्यों ना माना जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी कारण हैं हमारे इस वर्ष को या हिंदू कैलेंडर में चैत्र
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नववर्ष माना गया है। बहुत खास है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसा कि आपने बताया कि इतना कुछ है जो प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो इसके साथ ही नवरात्र भी शुरू होती है और ग्रह नक्षत्र भी निश्चित तौर से परिवर्तित होते होंगे, डेफिनेटली इस है ना? समय ग्रह नक्षत्र भी का भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो इतना प्रफुल्लित कर देने वाला होता है। सबको उस समय अध्यात्म में रुचि रखनी चाहिए। अपने जो 7 चक्रास हैं अपने बॉडी में उनको जागृत करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये समय उनको जागृत करने का सबसे उत्तम समय होता है। ओके। बाकी आप नववर्ष जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं उस समय तो पीक पे ठंड होती है। तो आप बोलिए पीक पे जब ठंड होगी तो आदमी तो सिमटा सुकड़ा रहेगा, लेकिन जब इस वक्त आप देख रहे हैं तो सभी मौज मस्ती में, सरसों खिली होती है, खेतों में फूल खिले होते हैं, तो ये तो नववर्ष तो इसी वक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की ये खासियत है कि जब नववर्ष इधर आता है तो वो प्रकृति से हमें जोड़ता है ना, बिल्कुल। और प्रकृति से ही हम उस बात को महसूस कर पाते हैं कुछ नया हो रहा है हमारे कुछ जीवन में, नया हो और बहुत अच्छा सा ये जो परिवर्तन आएगा अब नए साल में वो हमारे लिए अच्छा और खुशियाँ अच्छा, लेकर आएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे ग्रहों के चेंजेस के कारण और लोगों की ग्रहों की स्थितियाँ भी परिवर्तित होंगी, लोगों की राशियों के अनुसार भी उनके ऊपर निश्चित तौर से प्रभाव आएगा। तो हम ये आपके ज़रिए ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये साल राशि अनुसार अगर हम देखें तो कैसा रहने वाला है लोगों के लिए? देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि राशि अनुसार समय कैसा रहने वाला है, लेकिन क्या सिर्फ हम राशियां ही जाने? क्या हम अपने जनरल बिहेवियर को ना समझें? ओके। कि हमें जनरल किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है, अच्छा। किस तरह से अपने घर में, सबसे पहले घर से चालू होती है कोई भी चीज़। आपके पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उनसे कैसे बिहेवियर रखें, फिर आस पड़ोस से कैसा बिहेवियर रखें, फिर आपके ऑफिस के कलीग्स हुए या बिजनेस पार्टनर्स हुए उनके साथ कैसा व्यवहार रखें, अड़ोसी पड़ोसी देर दोष के लोग, इन सब से कैसा बिहेवियर रखें ये जानना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ लग्न की, कि लग्न कौन सा है और उस लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं अब जब नया वर्ष है? बिल्कुल, इस वक्त जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 6:52 सुबह के जो हमारी कुंडली बन के आती है, उस कुंडली में जो हमारी प्रथम राशि जो आती है लग्न में, फर्स्ट हाउस में, वो है मीन राशि। मीन राशि में इस वक्त चंद्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं। ओके। तो हमारी ये मीन राशि में ये 4 ग्रह बैठे हुए। उसके बाद कुंभ में मैं जाऊं तो कुंभ में इस वक्त मंगल, राहु और बुध बैठे हुए हैं। और 5वें घर में, मतलब क्या हो गया हमारा 5वां घर, मतलब सिंह राशि में इस वक्त केतु बैठे हुए हैं। तो ये हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट हो गई कुंडली में। अब जिस तरीके से एक किसी भी पर्सन के लग्न कुंडली को देखकर हम उसका स्वभाव जान सकते हैं, उसी तरह से हम इस लग्न कुंडली से, जो कि हमारे नववर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष की बनी है, उससे हम इस वर्ष का स्वभाव जान सकते हैं। ओके। तो इस वर्ष सबसे पहले आप देखिए ये गुरु का वर्ष है और मंत्री हमारे इसके होंगे मंगल। ओके। और चूंकि न्यूमरोलॉजी से कह रहे सूर्य भी इस वर्ष का राजा है जी। तो पर मैं सूर्य को भी हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हमारे हिंदू वर्ष नववर्ष के राजा गुरु की। श्री गुरुदेव, देवों के गुरु बृहस्पति के बारे में बात करना चाहूंगी, और उनके जो मंत्री हैं मंगल, उनकी बात करना चाहूंगी। तो बृहस्पति आपसे क्या चाहते हैं? बृहस्पति के जब वो लॉर्ड हैं इस वर्ष के, तो वो क्या क्या देना चाहेंगे आपको? वो आपको एक्सपांशन देना चाहेंगे, वो आपको इथिकल सोच देना चाहेंगे, वो आपको आध्यात्म देना चाहेंगे, वो स्पिरिचुअलिटी देना चाहेंगे, वो ज्ञान देना चाहेंगे, विज्ञान देना चाहेंगे। लेकिन इन सब से ऊपर जो है वो है
कि आपको फेक नहीं रहना है, अनइथिकल नहीं रहना है। आपको हमेशा अपना आचरण स्वच्छ और शुद्ध रखना है। आपको अनइथिकल काम नहीं करना है। आप अनइथिकल हुए, आप समझ लीजिए कि आप इस वर्ष डूब गए। आप इथिकल रहे तो आप आगे बहुत ग्रो करेंगे, आप आगे स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको सक्सेस धीरे मिले लेकिन वो स्टेबल होगी। अब संवत्सर आरंभ के बारे में आपने पूछा था, तो उसमें मैं एक संस्कृत का श्लोक बताना चाहूंगी जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। यथा संवत्सरे आरंभे ग्रह स्थिति ही तथा वर्ष फलम। मतलब ये है इसका कि जो संवत्सर के आरंभ में जो हमारी ग्रह स्थितियां होगी, कुंडली में जो भी ग्रह स्थितियां होगी, वैसे ही वर्ष का पूरा फल जाएगा आपका। तो ये हमारा इस वर्ष का जो भी हमारी कुंडली बनी है, जो मैंने आपको बताया है, उसी के हिसाब से हमारा वर्ष फल जाने वाला है। तो ऐसे में इस नए वर्ष में अगर हम बात करें कि किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, लाभ उसी को होगा इस वर्ष जो इथिकल रहेगा, जो अपने कामों में फेक नहीं, दुराचार नहीं, और किसी को भी हड़पने करने की जो एक प्रवृत्ति होती है किसी में, मतलब क्या होगा, विजडम के साथ जो काम करेगा, फेक विजडम नहीं, पर्सनल इंक्लिनेशन या पर्सनल मटेरियलिस्टिक काम जो करेगा वो डूब जाएगा। लेकिन जो इथिकली चलेगा, जो दूसरों की मदद करेगा, जो अपने माता पिता की इज्जत करेगा, जो अपने गुरुओं की इज्जत करेगा, अपने अड़ोस पड़ोस मिलने जुलने वालों में जो बुजुर्गों की इज्जत करेगा, वह इस साल उभरेगा, उठेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और आगे बढ़ेगा। ओके। अच्छा, साथ ही मैम अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जैसे कि आपने कहा कि जो ये लग्न की स्थिति बैठी हुई है उसके आधार पर पूरा वर्ष रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम जानें मौसम के बारे में, तो किस तरह के उतार चढ़ाव होंगे या क्या प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगी? देखिए, इस वर्ष जो है हमारी वर्षा जो होगी वो बहुत अनइवन होगी, असमान वर्षा जिसको कहेंगे। कभी तो बहुत तेज वर्षा होगी, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा। कभी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे तो कहीं पे बिल्कुल सूखा होगा। पर वर्षा अगर एट एन एवरेज हम मानेंगे तो एवरेज रहेगी, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम असमान बारिश रहेगी। और इसमें गर्मी अगर हम बात करें तो गर्मी के भी जो हॉट स्पेल्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब गर्म हवाओं, क्या बोलते हैं उसको, लू जो चलेगी, हॉट स्पेल्स जो रहते हैं वो भी बहुत अनइवन रहेंगे। कभी बहुत तेज होगा, कभी कम हो जाएगा। तो ये साल में है ना, डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। लोग है ना बहुत फटीक महसूस करेंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी रहेगी, साथ में गर्मी रहेगी, तो फटीक महसूस करेंगे, उसके वजह से चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इस साल में हमको देखने को मिलेगी। ओके। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो वो किस तरह के रहने वाले हैं? लोगों के स्वास्थ्य में उनको सबसे पहले अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। फास्ट फूड से उनको बचना होगा क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बहुत होगी तो हीट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो किसी भी खाने को बहुत सोच समझ के खाएं। दूसरा, उन सभी राशियों के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगे, पर मैं ये जनरल आपको बता रही हूँ कि फटीग के वजह से, डाइजेशन के वजह से जोड़ों में दर्द होगा, ये सब चीज़ें रहेगी। इसके लिए आप योगा को अपनाएं, आप पानी ज़्यादा पिएं, अपने को हाइड्रेटेड रखें। गर्मियों में कहीं जा रहे हैं तो पूरा हाइड्रेशन का प्लान करके जाएं। बारिश के दिनों में कहीं जा रहे हैं तो पूरा आप अपना जो इटनरी है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके जाएं कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से रहना है वहाँ पर। समुद्र किनारे जा रहे हैं तब पूरे सावधानी बरत के जाइए, क्योंकि इस वक्त
बारिश का, मौसम का कुछ भी हम बोल नहीं कुछ सकते नहीं बोल हैं। सकते हैं ना उसका पता ना खास तौर से जैसे कि हमने सेहत की बात की तो अगर ध्यान नहीं रखा तो पेट की समस्याएं प्रॉब्लम सबसे होगी, ज्यादा पेट की होंगी। समस्या, फिर इसी के साथ गाल ब्लैडर वगैरह, क्योंकि गुरु जिन राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं उनको पेट की समस्याएं, गाल ब्लैडर समस्याएं, उनको ऑपरेशन भी दे सकते हैं छोटे मोटे। तो ये सब कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है ना कि जी स्थिति जी, क्या ये है गुरु बिल्कुल की। पता लगाया जा सकता है। अगर हम डिफरेंट राशियों की बात करें, हमारी 12 राशियों की बात करें, तो 12 राशियों के लिए अलग अलग फलादेश रहेगा, क्योंकि जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो बदल जाती है। तो एक तो मैं इसमें ये भी डिस्क्लेमर करना चाहूँगी कि जो भी हम राशियों का फलादेश करने जा रहे हैं वो किसी पर आप अपने ऊपर पूरा मत लीजिए। हो सकता है कुछ बातें आप पर आए, कुछ ना भी आए, क्योंकि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसका पूरा फल पड़ेगा। उसके बाद आपके जो कुंडली है उसमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कुंडली का फलादेश करने के लिए। दशा और प्लेसमेंट ऑफ ग्रह। तो ये जो हम फलादेश अभी बता रहे हैं राशियों अनुसार, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अगर मैं चालू करूं फलादेश बताना, मेष राशि अगर हम लेते हैं तो मेष राशि में इस वक्त मंगल जो है वो उनके 11वें घर में चले जाएंगे लग्नेश होकर के, और उनके साथ राहु है, बुध है, और साथ में 12वें घर में 4 ग्रह चले जाएंगे और इस वक्त हम राशियों पे 3 जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य, गुरु और मंगल, इन तीनों ही ग्रहों का इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा। अब अगर मैं मेष राशि की बात करती हूँ तो मेष राशि के लिए मंगल, सूर्य और गुरु तीनों ही कारक ग्रह हैं। मेष को प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन ये तीनों ग्रह उनको मिटिगेट भी कर देंगे, उनको हेल्प भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं सूर्य जो है हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हैं, और गुरु और मंगल जो हैं वो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हिंदू नववर्ष कैलेंडर है उसके राजा और मंत्री हैं। तो हम उसके हिसाब से आगे प्रेडिक्शंस देंगे। अब सूर्य जो है वो हमारी कुंडली का राजा होता है, हमारा आत्मा का कारक होता है। तो सूर्य क्या मांगता है आपसे? हमेशा डिसिप्लिन। गुरु क्या मांगता है आपसे? संस्कार। और मंगल क्या मांगता है? उतावलापन। तो आपको मंगल, सूर्य और गुरु, इन तीनों की एनर्जीज को बैलेंस करके चलना होगा। हर राशि वालों के लिए यह है कि इन तीनों को वो बैलेंस करके चले। अब यदि मैं सबसे पहले लूँ मेष राशि की बात जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेष लग्न और मेष राशि ये दोनों ही लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन रहेगा जी। अब मेष राशि के लिए मैं बात करूँ तो मेष राशि का लग्न और राशि वाले दोनों ही इसको देखें, क्योंकि लग्न वो होता है जो आपकी कुंडली का पहला घर होता है, उसमें जो राशि होती है वो लग्न राशि होती है, और जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी राशि होती है। इसलिए मेष राशि वाले और लग्न वाले दोनों ही इसको देखें। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लीडरशिप ब्रेक थ्रू मिलेगा। इसका मतलब अचानक से आपके पास लीडरशिप का ऑफर आएगा, तो आपको उसको लेना है, उसको मना नहीं करना है। आपको अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपको डिसीजन लेने की ताकत बढ़ेगी। फियर और एक्शन ज़्यादा लें, फियर कम करें और एक्शन ज़्यादा लें। प्रमोशन मिलेगा आपको, रोल चेंज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में आप जंप करेंगे, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। पर ईगो को आपको छोड़ना होगा। ईगो क्लैशेस से आपको बचना होगा। आपके बॉस के साथ अगर आपने ईगो क्लैशेस करे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इस साल आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है? ईगो क्लैशेस से बचना है, सही रास्ते पे चलना है
और जो भी आपको काम दिया जाए वो पूरी ईमानदारी से आपको करना है। तो ये मेष राशि वालों के लिए है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं इम्पोर्टेंट बहुत जोड़ दूं, आपको सुनना सीखना होगा। मेष राशि वाले जनरली किसी की जल्दी से सुनते नहीं हैं, तो आपको सुनना सीखना होगा। और इस समय एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त गुरु जो है वो अतिचारी हैं। अपॉर्चुनिटीज हर राशि वालों को आएंगी, लेकिन उनको सोच समझ करके ग्रैब करना है उसको, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुरंत ग्रैब करें, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोचते रह गए तो आप पछताएंगे बाद में। तो ये हर राशि वालों के लिए एक डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ कि आपको सोच समझ करके और अपनी अपॉर्चुनिटीज आएगी उसको तुरंत ग्रैब करना है, नहीं तो ये फिर 12 साल के बाद ही कुछ होगा। ओके। स्पीड से बचें। कार की स्पीड से बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ अपनी स्पीड काम करने की। उसको भी संभाल करके ही यूज करें, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। एग्रेसिव डील्स, ईगो बेस्ड स्पेंडिंग से बचें। ईगो बेस्ड स्पेंडिंग नहीं करनी आपको। स्लो डाउन करें तो ही मनी सेव होगी। माई वे इज हाईवे वाली बात आपको नहीं रखनी है, वो एटीट्यूड से दूर रहना है। इम्पल्सिव ब्रेकअप्स हो सकते हैं। अब एक जनरल बात मैं आपको बता दूं, इस समय 2026-2027 में तनाव, मानसिक तनाव, डिप्रेशन भी बढ़ सकते हैं। ओके। तो ये हर राशि के लिए? हर राशि के लिए। तो आपको सभी को इस चीज से बच के रहना होगा। अब नेक्स्ट राशि लेते हैं हम, वृषभ राशि। इस राशि वालों को टीम वर्क में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। राहु हमेशा टीम वर्क पे जोर देते हैं, क्योंकि वो इस वक्त शतभिषा नक्षत्र में भी हैं। तो आपको टीम वर्क पे ध्यान देना होगा। आपको अपने बोलने की जो भी आप बोले उन पर ध्यान देना होगा। किसी से भी रफ आपको नहीं बोलना होगा अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि बुध भी उस वक्त 10th हाउस में बैठे हैं राहु के साथ। तो ये आपसे हो सकता है कुछ गलत बुलवा दें, तो आपको वो गलत बोलने से बचना होगा। आपको अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड रखना होगा। आपका जो कला से संबंधित यदि कोई काम है उसमें रुचि है, तो उसमें बहुत अच्छा आपको फल, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको गेंस देने के लिए शनि 11th हाउस में बैठे हैं, और जो कि आपके मित्र की राशि है। शनि आपके मित्र की राशि लॉर्ड के मित्र हैं, तो आपको वो गेंस देने के लिए बैठे हैं। लेकिन शनि गेंस देंगे पर धीरे धीरे देंगे, स्टेबिलिटी से देंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि शनि जो आपको गेंस दे रहे हैं वो धीरे आएंगे, पर आएंगे जब भी वो स्टेबल रहेंगे। तो आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। आपके जो भाग्येश बन रहे हैं, भाग्येश है और लग्नेश है, वो शुक्र हैं। तो आप शुक्र भी आपको गेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको देंगे। पर लेकिन गेंस कब मिलेंगे? जब आप एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे। आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। अब केतु जो कि 4th भाव में है, तो आपके को घर के बाहर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा घर के बाहर ही सुख है, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने फैमिली में ही सुख ढूंढना है, क्योंकि क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी आपका मन जाएगा। तो आपको उनसे बचना है, अपने परिवार में ही आपको सुख ढूंढना है। नहीं तो केतु आपको हिट बैक करेगा, राहु भी आपको हिट बैक करेगा। आपको मटेरियलिस्टिक चीजें प्राप्त करने की अगर आप होड़ में पड़ेंगे तो वो आपको प्राप्त नहीं होगी और आप कोलैप्स कर जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हो कि इतना कुछ चेंजेस होंगे राशियों में, तो क्या कोई रेमेडी भी है जो इनकी हेल्प करेगी? देखिए, सभी राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ी रेमेडी मैं दे रही हूँ, गणपति साधना। तो गणपति साधना आपको कैसे करनी है? गणपति साधना जो उनके 12 नाम हैं, जिसको हम गणपति नाष्टक भी बोलते हैं, वो आपको करना 3 मिनट लगते हैं उसमें। आप दिन के 3 पहर कर लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, या कोई भी एक प्रहर भी कर लीजिए, 3 मिनट का है।
पर आपको ये बहुत बल देगा, क्योंकि इस वक्त की जो कुंडली बनी है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की, उसकी में अमृत योग आ रहा है जो कि गणपति जी को समर्पित है। तो आपको उस चीज का भी ध्यान अगर आप करते हैं गणेश जी की साधना सभी लोग, तो बहुत अच्छा होगा। ओके, इसके बाद राशि आती है मिथुन। तो मिथुन राशि की क्या स्थिति रहेगी? मिथुन राशि, अब मिथुन राशि के लिए मैं बात करूं तो इनके कर्म भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्रमा और शुक्र, और उनके भाग्य भाव में आ रहे हैं मंगल, राहु और बुध। अब जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, और वो इमोशंस में कई बार, क्योंकि ये चौथे से 12वां घर पड़ता है मिथुन राशि का, कर्क राशि से 12वां घर है, तो कई बार ये बोलते बोलते भी कुछ गलत बोल जाते हैं। ये इनका इंटेंशन नहीं होता है गलत बोलने का, पर ये बोल जाते हैं। और चूंकि राहु इनके 9वें घर में है, मतलब भाग्य भाव में है, तो एक ये अच्छा गुरु बना है। हो सकता है कोई गुरु ही इनको ढूंढते हुए आ जाए, तो वो गुरु आपको बनाना है। आपकी जिंदगी देखिएगा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आपको अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे नॉक करेगी, तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज को लेना है। आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप पार्टनरशिप भी अच्छी करेंगे। अच्छा, मतलब बेसिकली मिथुन राशि के लिए अच्छा टाइम है। और इसके बाद फिर हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के इस वक्त 12वें घर में गुरु पढ़ रहे हैं, तो अगर वो अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, उनकी वाणी वो जो भी बोले सच हो, तो उसके लिए उनको गुरु मंत्र का उपाय करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये उनको रोज ही का बोलना चाहिए। तो जिंदगी भर के लिए उनकी वाणी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, लोग उनको सुनना पसंद करेंगे, उनकी वाणी जो भी वो बोलेंगे सच होगी। तो उसके लिए उनको चाहिए कि रोज ही इसकी एक माला फेरे। अब चूंकि राहु उनके 8th हाउस में आ जाएंगे, तो राहु 8th हाउस में आकर उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके यहाँ कोई भी पैतृक संपत्ति में कोई भी विवाद चल रहा है, तो आप उसमें खुद इन्वॉल्व ना होके थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करिए, तो आप अच्छे से जीत जाएंगे। आप अपनी जो भी आपको जो मिलना चाहिए वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा, नहीं तो राहु आपको हिट बैक करेगा। और शनि जो कि आपके भाग्य स्थान में है इस वक्त, उन्होंने आपको ऐसा फील होता होगा कि शनि ने आपको जकड़ रखा है, आपके भाग्य को जकड़ रखा है। तो आप पेशेंस रखें। शनि जब भी देते हैं बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा लेने के बाद ही आपको देंगे। तो आप पेशेंस रखिए, जो भी आएगा हमेशा के लिए आएगा। शनि परीक्षा तो बहुत लेते हैं और बहुत इंतजार करवाते हैं, जैसा कि शनि उनका रिजल्ट आता है, बट कहते हैं कि जब आता है तो फिर बहुत छप्पर फाड़ के आता है और स्टेबल होकर आता है। तो अगली राशि हमारी सिंह राशि है। हाँ, सिंह राशि वालों के साथ क्या होने वाला है इस वर्ष? सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस वक्त 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वे उन्हें गेंस देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन गेंस उन्हीं को मिलेगा जो संस्कारहीनता छोड़ेगा, जो संस्कारों में रहेगा, जो अनइथिकल वेज छोड़ेगा, इथिकल वेज अपनाएगा, तो गुरु उनको जरूर देंगे। और गुरु 1 जून को आपके 12th हाउस पे जाएंगे और उसके बाद एंड ऑफ दिस ईयर अक्टूबर के आसपास आपके लग्न में भी आएंगे। तो वो आपको डेफिनेटली हर चीज देने की कोशिश करेंगे। और आपके जो लग्नेश है वो इस वक्त अष्टम में है। ओके, इसके बाद ये साल सिंह राशि वालों के लिए हाई एंड लो का साल है, प्रॉब्लम्स का साल है, पर शनि और राहु के कारण आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। राहु जो कि सप्तम में जाकर के बैठ गए हैं और लग्न को भी देख रहे हैं। जहां आप ठीक ठीक काम कर रहे थे, अब आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप झुंझलाट उठेंगे, लेकिन आपको इन सब चीजों पे संयम रखना होगा। और आपको ये जब फेज निकलेगा तब आप देखेंगे कि आप एक बहुत स्ट्रांग बनकर, जुझारू बन के निकले हैं, और उसके कारण आपकी जो स्टेबिलिटी होगी अगले साल 2027 में वो बहुत ही अच्छी रहेगी।
ओके। इसके लिए आपको सिंह राशि वालों को रोज ही सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः के साथ। आपको नेतृत्व मिलेगा, सरकारी प्रशासनिक लाभ मिलेगा, अहम से विवाद होगा और अहम से आपको विवाद नहीं करना, ईगो क्लैशेस बिल्कुल नहीं करना है, सम्मान बनाए रखें। ओके, तो कन्या। अब इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जीवन में किस तरह के, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं और बहुत ज्यादा, स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि सबको एथिकल वे यूज करना है, तभी आप आगे लाइफ में अच्छा स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। क्या कह रही है हमारी कन्या राशि कन्या राशि? के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। उनको अपने जॉब में स्थिरता मिलने वाली है। छोटे छोटे सुधार वो करेंगे तो बड़े लाभ मिलेंगे उनको। लेकिन उनको अपने पेट, स्किन, इनका ध्यान रखना होगा, एक रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन के से यदि वो चलेंगे तो वो बहुत अच्छे गेन्स देखेंगे। उनको बुधवार को गाय को चारा खिलाना चाहिए। अच्छा। उससे उनके बुद्ध उनके काफी मदद करेंगे। ओके। अब यदि मैं तुला लग्न की बात करूं, तुला राशि की बात करूं, तो आपको फैशन डिजाइनिंग में है, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई भी कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष कला के क्षेत्र में काफी उन्नति होने वाली है। आपको उसका काफी फायदा मिलेगा। आप यदि किसी के साथ साझेदारी में भी काम करते हैं तो भी आपको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि राहु मंगल बुध जो है वो आपके 5वें घर में है इस वक्त, और शनि सूर्य चंद्र शुक्र जो है वो आपके 6ठे घर में है, और गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये आपको डेफिनेटली भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों पे कोई तकलीफ आ सकती है। लव अफेयर से दूर रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करने हैं आपको। अब वृश्चिक राशि जो होती है वो एक सिक्रेटिव राशि होती है, बहुत गहरे ज्ञान की होती है। तो इन राशियों वालों के लिए गणपति की साधना करना बहुत अच्छा रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं ज्ञान की, कॉन्फिडेंस की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको अपने ज्ञान की बातें अपने किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी को बताते हैं तो इन्हें ही नुकसान होगा। दूसरा इनके ज्ञान का मिसयूज कर लेगा, और ये अगर चाह रहे होंगे उस ज्ञान को यूज करके आगे कुछ बड़ा करने की, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इनको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी, वैसे भी इन जनरल भी मैं बता रही हूँ वृश्चिक राशि वालों को, इनको अगर कोई सीक्रेट कोई दूसरा आदमी इनसे कोई सिक्रेटिव चीज शेयर करता है तो दे शुड नॉट रिवेल इट टू एनीबॉडी। ओके, अपने तक ही उसको सीमित रखना अपने है, तक कोई ही अगर सीमित आपको बता रहा रखना है तो उसको, क्योंकि ये ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सिक्रेटिव कोई है तो वो वृश्चिक राशि वाले लोग। ओके, तो अब आने वाली जो राशियां हैं और उसमें है धनु, मकर, वो क्या कह रहे हैं? धनु राशि के तो स्वयं जो लग्नेश हैं वो गुरु ही हैं, और इस वर्ष के वर्षेश भी हमारे गुरु ही हैं। तो डेफिनेटली वो धनु राशि को बहुत फायदा पहुंचाएंगे, उनके लिए सभी कुछ अच्छा लेकर के आएंगे, उनके कैरियर में प्रोग्रेस देंगे, एक्सपांशन देंगे, उनके फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी देंगे, फाइनेंसेस उनके स्टेबल करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों को गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जो उनके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अब मकर राशि वाले कैसे होते हैं? मकर राशि वाले स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मकर राशि वालों की क्वालिटी होती है। तो मकर राशि वालों को अपनी इस क्वालिटी को अभी भी बना के रखना है, क्योंकि उनके जो लग्नेश है, शनि जो है, वो उनको डिसिप्लिन में रहना ही सिखाते हैं। ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में भी 10वें घर की राशि है। तो हमारा जो कर्म देखा जाता है वो इसी घर से देखा जाता है। तो जो भी मकर राशि वाले हैं स्लो एंड स्टडी रहेंगे तो दे विल डेफिनेटली विन द रेस। पर
अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नो अनइथिकल वर्क। ये तो आप स्टार्टिंग से बताते आ रहे हो, क्योंकि ये वर्ष जो है वो गुरु की नजर से कोई नहीं बचने वाला है, तो उन्हें जो पसंद है हमें वही देकर चलना पड़ेगा। अगर हम बीच में यहाँ पे आगे की जो राशियां उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी हम भी जानना चाहेंगे कि अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें या फिर अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, तो ये वर्ष कैसा रहने वाला है लोगों के लिए? ये वर्ष फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय हमारे लॉज, जो हमारे लॉज होते हैं, कोई भी, चाहे वो विद्या से लेकर हो, स्टडीज से लेकर हो, वो लॉज भी चेंज होंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, एक्सपांशन मिलेगा, पर स्लो होगा, क्योंकि शनि भी अपना कहीं ना कहीं रोल हमेशा प्ले करेंगे। लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ होगा। गवर्नमेंट में भी जो गवर्नमेंट जवाबदेही शो करेगी, जवाबदेही से काम करेगी, वो गवर्नमेंट ही टिकेगी, वही आदमी टिकेगा, दूसरा कोलैप्स हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा, ये कहूं मैं आपको, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए आपको इथिकल और जो भी लॉज है उनमें डेफिनेटली चेंज करना ही होगा। तो मतलब बेसिकली फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं इस वर्ष, लेकिन एथिकल वेज के साथ में, और थोड़ा स्लो रहने वाला है, जैसे कि आपने कहा कि शनि अपना असर दिखाएंगे, हमेशा के लिए स्टेबिलिटी लेके रहेगा। लेकिन स्लो इसलिए जाएगा क्योंकि शनि कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते नजर आएंगे, क्योंकि वो सूर्य के साथ भी है और आपकी जो मानसिकता होगी उसमें फर्क आएगा। लेकिन सूर्य जो है वो आपका बुद्धि है, आपका बल है, आत्मबल है, और उसके साथ शनि बैठ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब डेफिनेटली करेंगे। इसीलिए मैं जो चीजों को ले रही हूँ वो उनको इसी तरीके से ले रही हूँ कि हर चीज आपको मिलेगी, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन जो एक जनरल फॉर्मूला सबको अपनाना है वो ये अपनाना है कि इथिकल रहिए, फेक मत रहिए, अपने फायदे के लिए चीजें यूज मत करिए, और सबको साथ लेकर के चलिए। ये एक जनरल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, हर वर्ष किसी राशि को बहुत अच्छा फायदा मिलता है तो किसी को कम मिलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाए या बिल्कुल ही फिनिश हो जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसी के लिए एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी से आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा, मुझे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, मुझे घर बनाना है या नहीं बनाना। ये सारी चीजें अगर आप एस्ट्रोलॉजर से सलाह करके करते हैं तो फिर आदमी फेल नहीं होता है। जैसे एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, जिसके भी सप्तम हाउस में राहु होते हैं, वो अपने घर का कभी भी रेनोवेशन करवाए, घर बनवाए या कुछ भी करवाए तो प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा। जिसके भी 7th हाउस में राहु होगा उनके ये प्रॉब्लम्स आएगा। तो अब ये बात आपको अगर बता दी जाती है तो आपको क्या करना है, बहुत ही समझदारी से काम करना है। जब भी जो भी आप काम करवाएं उसको पूरे ध्यान से करवाना है, आपको रुक रुक करके करवाना है, भागना नहीं है। राहु हमें यही कहते हैं कि जहां आप अनइथिकल होगे, मैं तो आपको अनइथिकल करूंगा लेकिन आपको इथिकल रहना है। ओके, मतलब वो तो दिखाएंगे गलत रास्ता, लेकिन आपको चुनना है कि सही रास्ता, कि आप सही से रहें। और राहु को ठीक रखने के लिए सबसे अच्छा है शक्ति की आराधना। अच्छा। सरस्वती है हमारी, लक्ष्मी, काली है, इनकी आराधना करें। इनका जो मंत्र है, नवार्ण मंत्र जिसको हम कहते हैं, उसकी साधना करिए, आपके राहु आपको बहुत अच्छे फल देंगे। अच्छा। अब क्योंकि आप जो हमारी राशियां रह गई हैं वो है कुंभ और मीन, और कुंभ, मीन और मेष पे भी, हालांकि क्योंकि मेष तो निकल चुका है, लेकिन इन्हीं पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में इनके लिए ये साल फिर और कितना चैलेंजिंग होगा। ये इनको मानसिक द्वंद्व देने वाला है, ये इनको मानसिक परेशानी देने वाला है, इनको पीछे खींचने वाला है, ये बहुत झटपटाएंगे। लेकिन अगर शनि जो है वो शनि के जो भी कार्यकत्व है उनको समझ ले। शनि कौन होते हैं? हमारे वर्कर्स, जो हमारे मकान बनाने वाले, हमारे घर में जो हेल्पर्स होते हैं या स्वीपर्स होते हैं,
इनकी यदि आप मदद करते हो तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। झूठ फरे मत कीजिए, क्योंकि शनि को न्याय का देवता भी हम बोलते हैं जी। क्योंकि वो न्याय करक भी है। तो आप इन सब चीजों को करिए। इसके साथ आप वास्तु को भी अपनाइए, क्योंकि अगर आपके कोई प्लैनेट्स अच्छे नहीं है तो वो आपको वास्तु की मदद से आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ आप यंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। कई तरह के यंत्र होते हैं, बीसा यंत्र, पंदरिया यंत्र। तो ये सब यंत्र जो होते हैं ये भी किसी अच्छे आदमी से बनवाइए जिसने साधना करी हो, साधना करके बनाता हो। बाजार से जाके यंत्र नहीं खरीदे जाते हैं, वो तो फिर वो आदमी तो धनवान ही हो जाएगा, उसके यहाँ तो इतने सारे यंत्र रखे हुए हैं तो वो सब आपको नहीं करना है। तो अब मैं बात करूंगी कुंभ की। जी। कुंभ का ये 3rd फेज ऑफ 7.5 चल रहा है, तो डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम आएगी, पर इनको सेम बात जो सभी के लिए कही है कि स्टेबिलिटी आएगी, अच्छा वो करेंगे अपने करियर में ग्रोथ। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ज्यादा मानसिकता जो है इनकी खराब होगी, तो उसके लिए आपको ये सब कार्य करना है, तो आपकी मानसिकता भी बैलेंस्ड रहेगी। जो इस वर्ष की हमारी राशि है ना, जो हमारी गुड़ी पड़वा कह ले, नवरात्रि कह ले, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की जो राशि आई है वो हमारी मीन राशि ही आई है। अच्छा। तो ये अथाह समुद्र है, यहाँ पर आके गुरु जो हैं वो भी विश्राम करते हैं इस राशि में आके। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अच्छे फल देंगे, आपका सब कुछ अच्छा करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गुरु की ही ये राशि है तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। आप जो भी खाते पीते हैं, यदि आप अच्छा खाते पीते हैं तो उसका ढिंढोरा कभी मत पीटिए। अच्छा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप ढिंडोरा पीटने से आप जो कर रहे हैं वो रुक जाता है, वो थम जाता है, वो रूटीन भी खराब हो जाता है। तो आप जो भी रूटीन अपनाते हैं, जो भी खाते पीते हैं, उनका ढिंडोरा ना पीटे तो सभी कुछ अच्छा रहेगा। ईगो क्लैशेस से बचें, शनि की आराधना करें, क्योंकि शनि भी आपके लिए आपकी शनि की ढैया भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं वार्निंग की बात करूं कि सबसे बड़ी वार्निंग आप क्या देना चाहोगे इस साल के लिए? 2026 तो साल है, लेकिन अगर संवत्सर की हम बात करें तो 83वां संवत्सर है, आई थिंक 2083। तो इस संवत में क्या है जो सबसे ज्यादा वार्निंग आप लोगों को दोगे? एंड प्रेडिक्शंस वी कैन से कि क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके? हाँ, तो ये संवत्सर जो है 2083 जो कि स्टार्ट होने वाला है 19 मार्च 2026 6:52 सुबह के। तो उस वक्त जो हमारी राशि आई है वो आई है मीन राशि, और वर्शिष्ठ जो है वो है हमारे गुरु। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं तो हमारे जो लॉर्ड हैं इस साल के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और मंगल जो है वो हमारा मंत्री है। तो आपको इस वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट 3 ही बातें मैं बताऊंगी। एक है ईगो क्लैशेस से बचे, अनइथिकल जितने भी तरीके हैं उनको छोड़ें, और स्लो रहें, क्योंकि मंगल आपको जल्दी करेगा पर आपको स्लो रहना है, स्लो एंड स्टडी रहना है, विन द रेस्ट करना है। तो आप ये 3 अगर मेरे पॉइंट इस साल अपनाते हैं तो डेफिनेटली विन विन पोजीशन होगी आपकी। तो उसके लिए आपको, और जो गरीब है उनकी सहायता करिए, गणपति की साधना करिए। ये कुछ बातें जो मैं आपको इस साल के लिए डेफिनेटली कहना चाहूंगी। कोई प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगी कि क्या कुछ बदलाव, चाहे हम राजनीति में कहें या लोगों के व्यापार में? राजनीति में भी बदलाव होंगे, सडन रिशफल हो सकता है, जो भी पावर के लिए लड़ाई हो सकती है, पूरे देशों में पावर के लिए लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो पावर की लड़ाई सबसे ज्यादा पीक पे, तो वो डेफिनेटली शैकी होगा। जो भी पावर अपने आप को समझ रहा होगा, पावरफुल पर्सन, जो हमारे बाउंड्रीज कंट्रीज है उनके साथ हमारे क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम जाएंगे किसी भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था, शायद कम प्लान्ड था ऐसा लगता है, क्योंकि उनको तुरंत ही करना था।
लेकिन इस वक्त हम जब जो भी प्लानिंग करेंगे युद्ध की हमारी नेबरिंग कंट्री से, वो फुल्ली प्लान्ड होगी। हम अपने हिसाब से शुरू करेंगे, अपने हिसाब से खत्म करेंगे। इकोनॉमी बूस्ट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी बूस्ट होने में। इकोनॉमी आपकी बूस्ट होगी तो उसके लिए हमें सरकार का भी सहयोग करना है, ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वर्ष होने वाला है वो है फेक वर्ड्स। फेक वर्ड्स जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलेंगे और वो एक बहुत ही खराब सिनारियो क्रिएट करेगा, जो कि इंटरनल फाइट भी करनी होगी गवर्नमेंट को और बाउंड्रीज पे भी फाइट करनी होगी। तो फेक वर्ड्स पे आप विश्वास ना करें, जो सही स्थिति है उसको समझें और उसी पर विश्वास करें। ओके, तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऑब्वियस है कि हमें एक सही मार्गदर्शन पहले से पता रहता है, तो हम गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, ये सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स को देने के लिए और STS का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेया जी, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि हर एक राशि का जो परिवर्तन ग्रहों का होता है, उसके बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए वो जो होगा आपकी लाइफ में वो होगा, लेकिन जैसा कि मैम ने समझाया कि अनएथिकल वेज को इस साल बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। कैसे भी खुद पर कंट्रोल कीजिए और कोशिश कीजिए कि एथिकल वे में चलें। आप कोशिश कीजिए कि सबका भला करने का आपके मन में विचार रहे और जरूरतमंदों की आप मदद कर सके, तब आप सबसे ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। बेकार की बातों में उलझना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है मैम ने जैसा कि कहा, क्योंकि मंगल भी अपनी पूरी कोशिश करेगा आपको भगाने की। तो थोड़ा सा स्टेबल होकर करें और हाँ, सफलता जरूर मिलेगी। शनि के प्रभाव के कारण थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसा कि मैम ने बताया, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और कौन से फेज से आप गुजर रहे हैं, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी मुझे जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा और आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और जल्दी से अपना प्यार लुटाओ पॉडकास्ट पर, और जाकर सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लो। वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्ट DM करके। तो फिर मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मैं फिर कहूंगी, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।